पंचायती राज से संबंधित जो भी परीक्षा भी है, बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी का परीक्षा हो या कोई भी एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज, है ना, जिसको हम लोग स्थानीय शासन कहेंगे या स्थानीय स्वशासन कहेंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है पंचायती राज। पंचायती राज इसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज का विकास, और इसके विकास के लिए हम लोग दो चीज़ को देखेंगे, एक समिति जो बनेगा, समितियां, और एक हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक अधिकार। हम लोग इतना पहले ये तीन चार चीज़ को देखते हैं आज। तो पंचायती राज का जो अर्थ होता है, किसका अर्थ? पंचायती राज का अर्थ। तो पहले इसका अर्थ को देखते हैं। तो पंचायती राज का अर्थ होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का क्या? विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को बांटना, सत्ता के ताकत को, केंद्रीकृत सत्ता को अंतिम लोगों तक पहुंचाना, इसका क्या होता है? कार्य होता है, अर्थ होता है कि केंद्र की सत्ता को राज्य तक, और राज्य की सत्ता को जिला तक, जिला की सत्ता को प्रखंड तक, और प्रखंड के सत्ता को गांव-गांव तक, पंचायत तक पहुंचाना ही इसका क्या होता है? मूल उद्देश्य होता है। पंचायती राज का मूल उद्देश्य होता है। तो हम लोग देखेंगे पंचायती राज का जो अर्थ हुआ, उसका अर्थ होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, यानी यही स्थानीय स्वशासन के बारे में कहाँ से इसका इतिहास आ रहा है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में कौन प्रेरित है, कौन इसको सबसे पहले सोच पा रहा है, इसी चीज़ का हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे। तो पंचायती राज का अर्थ क्या हो गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसका मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन, यानी वहाँ के स्थानीय लोगों का कैसे विकास किया जाए, उस गांव का कैसे विकास किया जाए, उस समाज का कैसे विकास किया जाए। उस विकास करने के लिए हम लोग वहीं के लोगों को चुनेंगे और चुन करके उसको डायरेक्ट हम उसके ऊपर, यानी गांव के लोग को प्रखंड के, और प्रखंड के लोगों को जिला पर, और जिला के लोगों को राज्य पर, और राज्य के लोगों को केंद्र के साथ जोड़ करके यहाँ से हम लोग भागीदारिता को पहचान पाएंगे। तो इतिहास जब इसका शुरू हो रहा है, पंचायती राज का जो इतिहास शुरू हो रहा है, इसके इतिहास में दो चीज़ हम लोग को देखना है कि इसका इतिहास एक प्राचीन भारत में कब शुरू हुआ। बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ। प्राचीन भारत में कहाँ हुआ है, मध्यकालीन भारत में कहाँ है, और आधुनिक भारत में इसका शुरुआत। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत में इसका शुरुआत जो हो रहा है वो हो रहा है मौर्य वंश से। मौर्य वंश से, और मौर्य वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है चाणक्य। और चाणक्य इस बात को सबसे पहले समझ पा रहा है कि केंद्र की ताकत को, केंद्र की योजना को गांव स्तर पर, एकदम निचला स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए एक योजना बना रहा है। और वो अपने प्रशासनिक स्थिति को 6 हिस्सों में बांट रहा है। जो सबसे पहले आ रहा था कि सबसे निचला स्तर को इन लोग बोल रहा था कुल,
क्या बोल रहा था? कुल। बहुत सारा कुल मिलकर ग्राम बना रहा था, और बहुत ग्राम मिलकर के विश्व बनाया था, और बहुत सारा विश्व मिलकर जन बना था, बहुत सारा जन मिलके जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलकर राष्ट्र का निर्माण था। और यही राष्ट्र का निर्माण जो हुआ है, और राष्ट्र की ताकत को अंतिम तक पहुंचाना ही कार्य था, इसका मेन उद्देश्य था पंचायती राज का। हालांकि उस समय पंचायती राज बात नहीं बोला गया था, उस समय जो बात बोला जा रहा है वो बात को हम लोग बोल रहे हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, या इसी को स्थानीय स्वशासन बोला गया है। क्या बोला गया है? स्थानीय स्वशासन। तो हम लोग जान रहे हैं यही कुल अभी परिवार है। अभी यही कुल क्या है? बहुत सारा परिवार मिलकर के एक गांव का निर्माण कर रहा था। एक किसका निर्माण कर रहा था? गांव का। यानी यही गांव बना, और बहुत सारा ग्राम मिलकर के एक प्रखंड बनता था, और बहुत प्रखंड मिलकर के जिला, और जिला को ही जन बोला जाता था, और जिला से ऊपर जो होता था उसको हम लोग राज्य बोलते थे, और राज्य से ऊपर को क्या बोला जा रहा था? तो केंद्र। अभी वर्तमान स्थितियां ये है, यानी घर से गांव, गांव से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य, राज्य से केंद्र। और ये एक सीढ़ी है, निचले पायदान से ऊपरी पायदान जाने के लिए क्या है? सीढ़ी है। और इसी को परिभाषित कर पा रहा है जो व्यक्ति, उसी का नाम है चाणक्य। समझा पा रहा है कि हम कितना अधिक लोगों को लाभ पहुंचा पाए, सरकार की योजना को कितना ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट घर घर तक, गांव गांव तक करवा दें। क्योंकि राजा आपके गांव का, आपके शहर का नाम नहीं जानता होगा, तो इस गांव में सरकारी योजना को लाना है तो उसको लाने के लिए कौन सा व्यक्ति होगा? और इसी को देखने के लिए वहाँ के निजी व्यक्ति को, वहीं के मूल व्यक्ति को चुना जाएगा, और इसी से हम लोग डायरेक्ट सरकार से जुड़ेंगे। तो इसका दो मेन उद्देश्य था कि गांव तक विकास को पहुंचा देना, सरकार की योजना को पहुंचाना, और दूसरा कि वहाँ के लोगों की भी भागीदारिता हमारे किस पर हो जाए? तो पंचायत हमारा किस पे हो जाए? सरकार पे हो जाए, हमारी राष्ट्र पे हो जाए, राष्ट्र निर्माण में भी आपकी क्या हो जाए? भूमिका हो जाए, या भागीदारी हो जाए। इसका दो मेन उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? बोलो। कि गांव तक विकास को पहुंचाना, और विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिलना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका था कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो व्यक्ति अंतिम स्थान पे खड़े हैं वो व्यक्ति का भी भागीदारिता होना, और राष्ट्र निर्माण की बात को करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसी को समझा पा रहे हैं हमारे चाणक्य। तो तुम लोग जान रहा है कि उस समय कुल के प्रधान को, जो कुल का प्रधान होता था उसको कुलप बोला जाता था, गांव के प्रधान को ग्रामीण, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को जननायक, जन के प्रधान को जनपद के प्रधान को गवर्नर से सूचित किया जाता था, और राष्ट्र के प्रधान को राजा बोला जाता था। देखो जी, जब मध्य भारत में पढ़ेगा तुम लोग, मध्य भारत में तो वहाँ पे राजा बोला जा रहा है, दक्षिण भारत में पढ़ोगे तो वहाँ भोजक बोला जाता है, उत्तर भारत पढ़ोगे तो सम्राट बोला जाता है, और तुम्हारा पश्चिम भारत पढ़ोगे तो वहाँ पर विराट बोला जाता है। राजा को ही संबोधित करने का अलग अलग क्या था? तरीका था। अब कहीं पर प्रधानमंत्री बोला जाता है, कहीं पर उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति बोला जाता है, कहीं राष्ट्रपति बोला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, और इसी चीज़ पर हम लोग अमल कर पाएंगे। केंद्र पर जो होता है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के केंद्र के अंदर में बहुत राज्य है, तो हर राज्य में मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के अंतर में जो आ रहे हैं वो जिलाधिकारी सब होते थे, जिला के जो हेड होते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे अभी जिलाधिकारी, या इसी को हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट
या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। प्रखंड लेवल पर बीडीओ होता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या भी यही है। गांव स्तर पे जो होंगे, जो सरकार के व्यक्ति होंगे गांव स्तर पर, उसको हम लोग बोलेंगे सचिव। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सचिव। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं। और उससे नीचे स्तर पे जो होगा, इसका भी काम सचिव के द्वारा ही किया जाएगा। अब अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप चुना करके आ रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अगर आपका बहाली हो रहा है, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप जिलाधिकारी, बीडीओ, सचिव हैं। अब इसी के जगह पर अगर जिलाधिकारी है तो जिलाधिकारी के साथ में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो बहाल होगा, उसी व्यक्ति को हम लोग बोलते थे, बोलिए, तो हम लोग बोलते थे जिला परिषद या जिलाध्यक्ष, इसी को बोला जाएगा। या अगर शहर है तो वहां पर मेयर होगा, या बोलो जी प्रमुख। छोटा शहर है तो वहां पर प्रमुख चुना के आएंगे, बड़े शहर मेयर आएंगे, गांव है तो जिला परिषद आएंगे। कौन आएंगे, जिला परिषद, इन लोग की भूमिका होगी। और बीडीओ यानी ब्लॉक स्तर पे जो चुना करके आएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं समिति, जिसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। और सबसे नीचे स्तर पे जो था, जो गांव स्तर पे चुना के आते थे, जो 5, 6, 7, 8 गांव के समूह में आएंगे, उसी को हम लोग मुखिया कहते हैं। और मुखिया के नीचे जो परिवार से या एक एक गांव से जो चुन के आएंगे, वही हमारे वार्ड कहलाते थे। तो ये सब जितने हैं, तो ये सबको हम लोग एक किस कैटेगरी में रख रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। हालांकि जिसका बहाली होगा, जो सेलेक्ट होंगे, वो सचिव कहलाएंगे। तो उसी तरह आप लोग सुनते होंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, इन लोग का बहाली है। और ये जितने व्यक्ति देख रहे हैं, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुना करके आ रहे हैं। तो हम लोग दोनों स्थिति को देखेंगे कि हम लोग के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी लोग आया हुआ है और बहाली प्रक्रिया से भी आया हुआ है। तो ये चीज को हम लोग को देखना है। तो इसी चीज में पूरे पंचायती राज व्यवस्था को या स्थानीय स्वशासन को अंतिम व्यक्ति तक जोड़ने के लिए चाणक्य इसको पूरे भारत में 6 स्टेप बनाया। और 6 स्टेप के तहत पूरे भारत में सत्ता की भागीदारी को बताया। तो बताओ, इस सत्ता का केंद्रीकृत किया कि सत्ता को विकेंद्रीकृत किया? तो इसीलिए हम लोग इसको पंचायती राज को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, या इसी का दूसरा वर्ड होता है स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय लोगों का अपना शासन। वहीं पर लोग सेलेक्ट होकर के किसी भी काम को, किसी भी पद्धति को पूरा कर लेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब इसका प्राचीन भारत में जो शुरुआत हुआ है कौन वंश से? मौर्य वंश से। चूंकि चाणक्य को डर था कि मेरी योजना कितनी सफल होगी, क्योंकि जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग हम 100% पे नहीं कर देते हैं। पहले हम कुछ क्षणिक पर करेंगे, थोड़ा पे करेंगे, और धीरे धीरे जब हमको ये योजना अच्छी लगने लगेगी तो इसको हम पूरे अपने राष्ट्र में फैलाएंगे। तो इसीलिए चाणक्य जो है वो मौर्य वंश में पहली बार पंचायती राज का चर्चा करता है, और उसी में ये आंशिक रूप से करता है। यानी यहां पर इसका जो चर्चा करता है वो किस रूप से? आंशिक रूप से। क्योंकि मेरे राज्य में आंशिक रूप से क्या होगा? पंचायती राज होगा। आंशिक रूप से पंचायती राज का बात कर रहा है। वो कौन है? चाणक्य। और इसकी जो चर्चा किया एक पुस्तक में लिख रहा है। यही पुस्तक जिसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें ये पंचायती राज को ना कह करके स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया। कहाँ जिक्र किया? स्थानीय स्वशासन का। तुमसे पूछेगा कि बताओ स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले भारत में लाने वाला व्यक्ति कौन है? तब बोलना चाणक्य है। कौन है? चर्चा इसका कौन सा पुस्तक में है? अर्थशास्त्र में है।
किसमें है? अर्थशास्त्र पुस्तक में है। आंशिक रूप से कि पूर्ण रूप से? आंशिक मतलब हर गांव में नहीं गया, कहीं कहीं कुछ कुछ गांव में प्रयोग है। फिर जब ये सफल होगा तो पूरे गांव में हम क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। भारत के पूरे गांव में, अपने राष्ट्र के पूरे गांव में लागू करेंगे। तो इसका ये एक इतिहास आया। इसको स्क्रीनशॉट। यहां से भी प्रश्न होता है कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को शुरुआत करने वाला शासक कौन था? वंश कौन था? तो वो चोल वंश होगा। कौन वंश होगा? चोल वंश, जो दक्षिण भारत में आएंगे। जो कहां आएंगे? दक्षिण भारत में। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे प्राचीन भारत में हम लोग देखें कि मौर्य वंश पहला है। कौन वंश है? मौर्य वंश। और दक्षिण भारत के जो शासक है, कौन भारत? दक्षिण भारत के शासक कौन? भारत के शासक, दक्षिण भारत के शासक। दक्षिण भारत में जो इसका शुरुआत कर रहा है, दक्षिण भारत में इसको जो शुरुआत कर रहा है वो वंश का नाम है चोल वंश। कौन वंश? और चोल वंश के एक बहुत प्रतापी महान राजा है जिसका नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम नाम के जो राजा हैं वो अपने पूरे राष्ट्र में, अपने पूरे साम्राज्य में जो पंचायती राज को लागू करेंगे उसके बारे में वर्णन है। ये पूरे अपने साम्राज्य में लागू कर देंगे। और इसका जो चर्चा मिलता है ये एक अभिलेख में मिलता है। क्योंकि दक्षिण का राजा है तो याद रखने के लिए तुम लोग याद रखना कि उत्तर का अभिलेख लिखा हुआ है। और इसी अभिलेख को हम लोग बोलते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख। मेरूर अभिलेख, अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख में परांतक प्रथम राजा ने सबसे पहले दक्षिण भारत में पंचायती राज को लागू कराया। और ये आंशिक ना होकर के पूर्ण रूप से था। कैसा था? पूर्ण रूप से लागू करा रहा है। किस रूप से? पूर्ण रूप से। तो प्राचीन भारत में पंचायती राज से तुम लोग का क्वेश्चन सेट हो गया है। सेटर के दिमाग में जो तुम लोग का क्वेश्चन सेट करता है जी, उसका दिमाग में क्वेश्चन क्या हो गया? सेट हो गया। कि बताइए दक्षिण भारत में, या तुम लोग को ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए कि भारत में सबसे पहली बार पूर्ण रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण कौन स्थापित किया? तो अगर तुम वहां पर मौर्य वंश मारेगा तो गलत हो जाएगा। वहां पर तुमको क्या मारना चाहिए? क्योंकि पूर्ण रूप से बोला गया। पहली बार बोलेगा तब तुम्हारा आंसर कौन होगा? मौर्य वंश। और राजा यहां पर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां पर राजा कौन है? परांतक प्रथम। चर्चा किसमें किया है? उत्तर मेरू। दक्षिण का राजा, उत्तर का अभिलेख। याद रखना। ये प्राचीन भारत समझ में आया? इसको मिटाते हैं। और मध्यकालीन भारत में सुन लो, मध्यकालीन भारत में अकबर जो है ये इसको लागू कराएगा। कौन कराएगा? अकबर। लेकिन अकबर का योजना बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा। अकबर प्रेरित था किससे? अशोक से। लेकिन अकबर इस चीज को पूरे लागू नहीं करा पाएगा। तो हम लोग जानेंगे इस आधुनिक भारत में। किस भारत में? तुमसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? तो हम लोग को जानते हैं कि लॉर्ड रिपन। तुमसे बोलेगा कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है जी? तो लॉर्ड रिपन। कौन रिपन? लॉर्ड रिपन। जिसको लॉर्ड रिपन के बारे में कहा गया कि उसको सबसे उदारवादी नेता माना गया या सबसे उदारवादी गवर्नर। तुम लोग से प्रश्न पूछता है कि सबसे उदारवादी गवर्नर कौन था? तो बोलना लॉर्ड रिपन। उसी का शब्द था कि मेरे कार्यों का मूल्यांकन मेरे कार्यों से करें, ना कि मेरे शब्दों से। और आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता जिसको माना जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जो 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को लागू किया और यहां के लोकल स्तर के लोगों को डायरेक्ट सरकार से जुड़ने का मौका प्रदान कर रहा है।
तो इसका एक क्या आ गया, पूरा इतिहास हम लोग को समझ में आया, किसका, पंचायती राज का। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड कब, 1882, कब, 1882। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि सबसे पहले पंचायती राज को कौन जारी किया, मौर्य वंश। बोलो, पूर्ण रूप से कौन लागू किया, पूर्ण रूप से कि आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से कौन लागू किया है, मौर्य वंश। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब भारत आजाद होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और आजाद भारत में संविधान बन रहा है और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगेगा। और संविधान के लिए हम लोग संविधान सभा का बैठक तो 1946 में करने लगे थे, 9 दिसंबर 1946 से प्रथम बैठक करने लगे थे। अंतरिम सरकार भी बन गया था। कौन सरकार, अंतरिम सरकार। तो स्थानीय स्वशासन को हम लोग को लागू करना था, उसी योजना को लागू करना था। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग 1951 में पहली बार चुनाव में गए और लोकसभा का बैठक जो होगा 1952 में होगा। कब होगा, 1952 में। तब वहीं पर संसद में हम लोग प्रधानमंत्री चुन के जो लाएंगे वो प्रधानमंत्री होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो देश के प्रथम क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज का जो विकास हो रहा है स्वतंत्रता के बाद, तो इसका जो विकास हो रहा है यहां पे समझना, स्वतंत्रता के बाद 1952 में, कब, 1952 में पंचायती राज नाम करके कोई संस्था नहीं खोला गया। इसको जो संस्था खोला जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन विकास कार्यक्रम, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से एक क्या खोला जा रहा है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो बोलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूरे भारत में। और इसमें बोला जा रहा है कि गांव का विकास गांव के लोग के द्वारा ही होना चाहिए। यानी हर गांव के लिए अलग समस्या है और हर समस्या के लिए वहां के लोग अपने एलिजिबल होंगे उस कार्य को करने के लिए। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसी का नाम बदला जाएगा, क्या आएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 1953 में इसी का नाम बदल करके राष्ट्रीय विस्तार सेवा किया जाएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किया जाएगा। इसी का नाम चेंज हुआ है कि पहले हम लोग बोले कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम होगा, सभी समुदाय का क्या होगा, विकास होगा। और इससे इसका जब हम लोग को पॉजिटिव बात मिला, इसका जब सफलता हुआ तो हम लोग एक कदम आगे बढ़े और इसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय विस्तार सेवा किया गया। इसी का नाम बदल के क्या किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। देखिए स्वतंत्रता के बाद कैसे पंचायती राज आ रहा है जी। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा में हम लोग 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद इसकी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा का बैठक करने के लिए 4 साल बाद कितना होगा, 57 में, कि कितना भारत में गांव का विकास हो पाया। इस 4-5 साल में हम लोग इसके डेवलपमेंट को लेंगे कि कितना डेवलपमेंट हो पाया। तो 4 साल के बाद हम लोग एक इस समिति का गठन न करना होगा कि इसके कितना विकास किया, तो उसके लिए हम एक समिति बनाएंगे। और इस समिति को बैठाने के लिए हम लोग एक उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जिनका नाम है बलवंत राय मेहता। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन हो रहा है 1957 में। इसी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। पहली समिति यही बन रही है। और इस समिति का काम था कि आप भारत में देखिए कि गांव का कितना विकास हो पाया।
चूंकि बलवंत राय मेहता नहीं सहमत हुए जवाहरलाल नेहरू से कि आप एक गांव का विकास को करके, एक गांव के आप विकास को करके आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। हर गांव का अलग समस्या है, हर गांव में अलग निदान है, हर गांव की अलग चुनौतियां हैं। तो गांव बाय गांव बांटना बहुत क्या था, भारत को कठिन था। और इसके लिए ये समय मांगे और बोले कि हम गांव में घूम घूम के वहाँ की समस्या को लेंगे। वहाँ को क्या को लेंगे? समस्या को लेंगे। और जब हम वहाँ के समस्या को देख पाएंगे तब हम बता पाएंगे कि हमको किस स्तर पे कार्य करना है, ये आपका योजना सही है कि गलत है। तो बताओ, स्वतंत्रता के बाद गठित हुई सबसे पहली समिति का क्या नाम है? तब बलवंत राय मेहता। कौन समिति? और बलवंत राय मेहता समिति को प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा समय दे दिया गया कि जाइए, आपको समय दिया जा रहा है, आप पूरे भारत के हर क्षेत्र के गांव में घूमिए और वहां से जो आपको डेटा निकल के आ रहा है उस डेटा के आधार पर आप सही गलत का आकलन कीजिए या कोई व्यवस्था बनाइए जिससे गांव का विकास हो पाए। जिससे क्या हो पाए? गांव का विकास हो पाए। क्योंकि स्वतंत्रता बाद तुमको मालूम होगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में, भाग 4 का अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का जिक्र किया गया है। पंचायती राज के गठन का जिक्र किया गया है, लेकिन पंचायती राज कैसा होगा, इसका कार्य क्या होगा, इसका चुनाव प्रणाली कैसा होगा, इसमें कौन लोग भाग लेंगे, कहां के भाग लेंगे, स्थानीय लोग होंगे कि नहीं होंगे, इसका कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ इसके गठन की बात को कहा गया है हमारे मूल संविधान में, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख रहे हैं, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। देखो, हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है जी कि पंचायती राज को जब भारत आज़ाद के बाद अपना स्वतंत्र क्या बना रहा है, संविधान बना रहा है, तो वहाँ पर पंचायती राज का गठन की चर्चा कहाँ पर था? तो बोलना अनुच्छेद 40 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ये सब बात एकदम याद रखना। वो जब बन जाएगा, जब चुनाव, जब भारत में क्या हो जाएगा, संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो अलग बात है कि 73वां संविधान संशोधन होगा, पंचायती राज को के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी, 9वां भाग में इसको रखा जाएगा, वो आगे का फेज होगा। लेकिन अभी तक हम बता रहे हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। आदेश है कि आप भारत के हर गांव में जाइए, हर राज्य के गांव में जाइए और जा करके आपको जो उचित लग रहा है, जो इसके पक्ष में होगा, वो कार्य को कीजिए, वो कार्य को कीजिए। तो बलवंत राय मेहता समिति 1959 में यही बलवंत राय मेहता समिति पूरे भारत को, पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा में बांट रहे हैं। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय है ना। क्या स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये देख पा रहे हैं। किस में देख पा रहे हैं जी? यानी ये बोले कि गांव करने से कुछ नहीं होगा, एक गांव का समूह बनाइए और समूह वाइज समूह क्या कीजिए, विकास कीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। तो तुम लोग देखा होगा कि 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की घोषणा की गई और इसी को जब बताया गया तो ये सबसे निचला स्तर पे, जो सबसे निचला स्तर पे बता रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राम पंचायत होगा। सबसे निचले स्तर पे क्या होगा? ग्राम पंचायत। उसके ऊपर जो होगा, उसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। क्या होगा? पंचायत समिति। और इसके जो ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर में होगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जिला लेवल पर। बोलिए, तो हम लोग बोल रहे हैं जिला परिषद। कौन परिषद? जिला परिषद। यानी 3 स्तरीय के बात कोई बताए, बोले 4-5 गांव मिलकर के एक गांव पंचायत बनेगा, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ग्राम पंचायत की कुछ संख्या होकर के
कुछ पंचायत की संख्या होकर के पंचायत समिति बनेंगे और पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद बनेंगे। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज की विवेचना को कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज। यानी ये जो होगा ये पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे हो जाएगा, ये मेरा ब्लॉक स्तर पे, और ये मेरा जो होगा वो जिला स्तर पे। यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं ये गांव स्तर पे था, ये किस स्तर पे, गांव स्तर पर। ये जो होगा इसके ऊपर जो होगा ये ब्लॉक स्तर पे होगा, किस स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और इसके ऊपर जो होगा वो जिला स्तर होगा। ये कौन सा स्तर होगा, तो जिला स्तर। तो यानी हम लोग समझ पाए और ये इस बात को समझा पाए नेहरू जी को कि देखिए अगर आपको गांव के विकास को काम करना है तो गांव का लोग ही ब्लॉक से जुड़ेगा, और ब्लॉक ही कहां से जुड़ेगा, जिला से। क्योंकि गांव के विकास के लिए कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो डायरेक्ट ब्लॉक में आएगा। अगर किसी का पशु मर गया तो कहां जाएगा, ब्लॉक में। किसी का खेती खत्म हो गया, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, उसको कौन देखेगा, तो वीडियो देखेगा, ब्लॉग देख रहा है। तो इसके लिए जो हम लोग ले पा रहे हैं, जो सेवा हम लोग देख पा रहे हैं, वो 3 स्तर पे देख पा रहे हैं, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। और इस चीज को 1959 में स्वीकार कर लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और बोला गया कि जो राज्य आप पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय को मानना चाह रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बात को नहीं कहा गया था। कहा क्या गया कि जो राज्य पंचायती राज को लागू करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो तुम लोग देखा होगा कि 2 अक्टूबर, कौन अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान में, है ना, भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिला में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया जाएगा। भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला जो राज्य है, नाम है उसका क्या, राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला, तो नागौर जिला। कौन जिला, नागौर जिला। नागौर जिला पहला राज्य बन गया त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला। जो कब लागू कर रहा है, 2 अक्टूबर को। तुम लोग सोच रहा होगा कि 2 अक्टूबर का है, तो तुम लोग जानता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म है। और गांव के विकास के लिए, गांव के बारे में गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यानी गांव के विकास के लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रेरित थे कि गांव का विकास होगा, भारत का विकास होगा। गांव के लोग अगर जुड़ेंगे हमारे किसमें, गांव के लोग अगर हमारे किसमें जुड़ते हैं, राजनीति में जुड़ते हैं, तो देश का क्या होगा, भला होगा, विकास होगा। तो इसीलिए गांव के बारे में इतना सोचने वाले व्यक्ति हैं गांधी जी। इसीलिए गांधी जी के जन्मदिन पर ही हम लोग पंचायती राज क्या मनाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज मनाने की क्या किए, घोषणा किए। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य पहला बना। और इसके 9 दिन के बाद, इसके 9 दिन के बाद, एकदम याद रखना, 11 दिसंबर 1959 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला, कौन जिला, गुंटूर जिला, कौन जिला, गुंटूर जिला पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना और दक्षिण भारत का पहला राज्य बना। तुमसे पूछेगा कि दक्षिण भारत का पहला राज्य जो पंचायती राज को लागू किया, तो बोलना कौन, 2 स्तरीय की 3 स्तरीय, 3 स्तरीय, क्या स्तरीय, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। और इस तरह से, चूंकि इसके बारे में किसी तरह का संवैधानिक बात नहीं था, तो हर राज्य इसको लागू नहीं किया। जो राज्य को लगा कि हमारा गांव का विकास होगा, वो राज्य की, वहां की राज्य की सरकार इसका क्या की, लागू किया। लेकिन जिस राज्य को नहीं लगा वो लागू नहीं किया। तो सबसे पहला राज्य कौन हो गया, राजस्थान, राजस्थान का नागौर जिला। और दूसरा राज्य बना कौन, आंध्र प्रदेश, जिसका कौन जिला, गुंटूर जिला, यहां पर हो गया।
तो अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसका 20 साल के बाद, कितना साल के बाद? 20 साल के बाद, यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1959 को, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती त्रिस्तरीय, कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया, है ना। लागू कहाँ कहाँ हुआ? तो ये बोलना राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान। और उसके बाद बोलना कौन? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। फिर जिस वर्ष क्या बन रहा है? बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ से 20 साल के बाद देखेंगे कि हमारे पंचायत का क्या विकास हुआ। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। एकदम याद रखना, 20 साल के बाद 1977 में हम लोग फिर पंचायती राज के लिए जागेंगे। तुम लोग जाना होगा कि इस समय हम लोग इंदिरा गांधी सरकार को हरा करके जेपी बाबू का सरकार बना था, और जेपी बाबू के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने हुए हैं।